वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मीटिंग जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत तमाम तर जो बड़े मुल्की बड़े हैं, इंक्लूडिंग जो आर्म फोर्सेस हैं, उनके भी जितने भी सरबराहान समेत वफाकी वज़रा जो है इस मीटिंग का हिस्सा थे। इसके कुछ मंदरजात जो हमारे सामने आए हैं उसके ऊपर हम डिटेल में बात तो करेंगे, क्योंकि अभी कुछ मज़ीद डिटेल्स आना बाकी हैं। अब से कुछ वक्त कबल ही जो इसका इख्तिताम हुआ इस इजलास का, तो अभी स्टिल अब यहाँ बैठे बात कर रहे हैं तो अभी भी कुछ डिटेल्स जो हैं वो आ रही हैं। तो जैसे जैसे वो मज़ीद डिटेल्स आएंगी हम उनको इंक्लूड करेंगे और अभी तक की जो अहम पॉइंट्स और नुकात हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। और इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला जमाल साहब। अब्दुल्ला, वेलकम टू द शो। जी अब्दुल्ला, आप हमारी आवाज़ सुन सकते हैं? अच्छा, गालबन कोई टेक्निकल इशू की वजह से हमारी आवाज़ नहीं जा रही उन तक, हम उनको इंक्लूड करेंगे। मैं बात कर रहा था जो इस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसकी मीटिंग के हवाले से जो मंदरजात सामने आए हैं उनके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि एक इंतहाई अहम ये इस वक्त जो एक मोड़ ले चुकी है पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात के पेश नज़र ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है इसका इजलास जो है वो आज बुलाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसकी सदारत की और इसमें वफाकी वज़रा जिनमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब, मरीम औरंगज़ेब साहिबा समेत राना सलाउल्लाह साहब भी शामिल थे। और इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट एक बात यह है कि एक खुसूसी दावत के ऊपर जो है दो अहम लोगों को भी इंक्लूड किया गया, जिसमें DGIB, DGFI है। ये दोनों जो है वो खुसूसी इन्विटेशन के ऊपर इस इजलास में शामिल हुए। अब इस हवाले से जो मीटिंग के हवाले से कुछ मंदरजात हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि क्या मामला तय पाए और क्या मामला जो है वो डिस्कस हुए। ज़ाहिर है मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात पर गुफ्तगू की गई और मईशत और सिक्योरिटी पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस था, एम्फेसिस था, क्योंकि ज़ाहिर है मुल्क की सिक्योरिटी इस वक्त जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है और साथ साथ मुल्क की मईशत भी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड सिचुएशन में है। पाकिस्तान को इस वक्त मुआशी तौर पर जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है वो बहुत इमरजेंसी बेसिस पे उसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। और यही हमारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप की तरफ से भी एक इंटीमेशन या एक इंडिकेशन जो है उसकी एक ज़ाहरी एक एक्टिव एक उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आई। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस डिटेल के हवाले से अगर हम बात करें, इस इजलास में जो डिटेल्स आई हैं उनमें दहशतगर्दी, मईशत दो एक चैलेंज हैं और कौमी इत्तफाक राय इस पर नागुज़ीर है। ये हमारे आर्मी चीफ ने भी इसके ऊपर एक बयान दिया था कि ये दो ऐसे चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को दरपेश, जिसमें दहशतगर्दी और साथ साथ मईशत जो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रेडोमिनेंटली सबसे बड़ा मसला है या वो चैलेंज है जिसको फौरी तौर पे एड्रेस करने की ज़रूरत है। इन दोनों के हवाले से भी हमारे आर्मी चीफ साहब की और उसके अलावा दीगर वज़रा की तरफ से भी जो भी डिटेल्स आ रही हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स शो किए, उन्होंने वो डिस्कशंस की, उन्होंने वो तमाम तर उमूर पर जो है अपना तबादला ख्याल किया और इस हवाले से तमाम तर स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलने की बात हुई। अब तमाम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो एक और बयान भी आया कि जो हमारे चीफ हमारे जो KPK गवर्नमेंट के हवाले से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, फवाद चौधरी साहब ने भी बयान दिया उसके ऊपर कि KPK के जो हमारे वज़ीर आला हैं उनको क्योंकि इस सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं किया गया, उनको मदऊ नहीं किया गया था, तो उन्होंने भी उसके हवाले से अपने कंसर्न्स का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी ये इसको सीरियस कैसे लिया जाए जब इंक्लूड नहीं किया गया। इंक्लूजन जो है वो तमाम तर स्टेक होल्डर्स की मौजूद नहीं है, क्योंकि स्टेक होल्डर में सबसे इंपॉर्टेंट ज़ाहिर है KPK का वो इलाका है, वो सूबा है हमारा, जहाँ पे सिक्योरिटी के खदशात जो हैं वो काफ़ी प्रिडोमिनेंटली हायर साइड पे हैं। तो ये बात उनकी दुरुस्त है कि उनको लाजमन तमाम तर लोगों को, तमाम तर स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड लेकर किस चीज़ के तस्वीर की तरफ जाने की ज़रूरत थी, जो गालिबन जो है वो मिस कर गए। लेकिन इस हवाले से अभी मज़ीद जो डिटेल्स आएंगी शायद वो वजाहतें और वो तमाम तर बातें हमारे सामने आएँ कि क्या वजूहात थी जिनकी बिना पर उनको जो है वो इस दावत में मौजूद इस मीटिंग में शमूलियत की दावत नहीं दी गई। इस तमाम तर मेरे ख्याल से अब्दुल्ला जो हैं, अब्दुल्ला जमाल साहब जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अब्दुल्ला साहब, हमारी बात सुन सकते हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन सकता हूँ। जी सर। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ है उस हवाले से कुछ डिटेल्स हमारे सामने आई हैं, तमाम तर तो नहीं लेकिन कुछ डिटेल्स सामने आई जिसमें हम बात करेंगे।
प्रेडोमिनेटली जिसमें मुल्क को जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो चैलेंजेस हैं, जो सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त दरपेश हैं पाकिस्तान को मसाइल, उस हवाले से बात हुई। और क्योंकि ज़ाहिर है तमाम तर बड़े जो है वो मौजूद थे, जिसमें वज़रा भी शामिल थे, जिसमें फिर DGIB भी शामिल थे, फिर DGFIA को भी जो है मदऊ किया गया था, स्पेशली उनको इन्वाइट करके बुलाया गया था। तो तमाम जो है हमारी सर्विसेज, आर्म्ड सर्विसेज के सरबराहान भी उसमें मौजूद थे, इंक्लूडिंग द आर्मी चीफ। तो इन हवालों से एक तो मगरबी बॉर्डर पे भी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो भी, लेकिन एक सबसे अहम पहलू जो मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसमें एक ऐसा एलिमेंट सामने आया, एक ऐसा पॉइंट सामने आया गवर्नमेंट की तरफ से, जो इसमें डिस्कशन हुई कि मुल्क की मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया। अब इस हवाले से मुझे बताइए, ये सोशल मीडिया अनासिर जो कि मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं आपकी नज़र में? ये आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है, और सिक्योरिटी इजलास में इस हवाले से बड़ी मुफस्सिल और तफसील से गुफ्तगू हुई है। और वो गुफ्तगू ये हुई है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत एक कैंपेन चलाई जा रही है, जिसका असल निशाना पाकिस्तान के साथ साथ ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं, ग्लोबल पाकिस्तान के जितने इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा, इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनका पाकिस्तान से बाकायदा तौर पे जो राब्ता होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू होता है, क्योंकि हम इकोनॉमिक साइड हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे जो मीडियम है वो इतनी तफसील से रिपोर्ट देते नहीं है। अब मखसूस एजेंडे के तहत सोशल मीडिया पे एक बड़ी खतरनाक कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ना की जाए, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान को जरूर, पाकिस्तानी मैशियत को बिल्कुल खतराहत लाहक जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह ग्लोबली पोर्ट्रे किया जा रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान किसी वक्त पाकिस्तान की मैशियत डूब जाएगी, पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इसमें बड़ी एक अहम बात बताता हूँ कि माजी में 2018 से लेके 2022 तक पाकिस्तान में इससे ज्यादा कंपनीज मल्टीनेशनल अपना काम छोड़ के पाकिस्तान से बाहर गई थी, लेकिन चूंकि उस वक्त वो एजेंडा नहीं था तो उसके हवाले से कैंपेन नहीं चलाई गई। नॉर्मल पूरी दुनिया में ये बिजनेस रूटीन मॉडल होता है कि अक्सर कंपनी किसी भी वजूहात से वाइंड अप करके चली जाती है। यहाँ पर होता यह है कि अगर कोई एक कंपनी भी अपना स्टेशन शट डाउन कर रही है और उसकी प्लानिंग कोई दूसरी है, तो सोशल मीडिया पर पोर्ट्रे ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जितनी कंपनीज हैं वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई है, उन्होंने अपने स्टेक वापस ले लिए, अपना सरमाया उठा लिए। ये देख के ग्लोबली एक खौफ पैदा होता है। और अच्छा, यहाँ पे अब्दुल्ला मुझे एक सवाल ऐड करने दीजिए, रुक जाती है। यहाँ पे एक सवाल मुझे ऐड करने दीजिए। इसको बड़ी तफसील से बात की है। अच्छा, लेकिन अच्छा, यहाँ पे अब्दुल्ला मुझे एक पॉइंट ऐड करना है यहाँ पे, काइंडली आप अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। थोड़ी सी अभी इतनी एस्टैब्लिश नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि फेक अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर डेवलप होते हैं। उसमें हर किस्म का सोशल मीडिया है, मैं किसी एक मीडियम को नहीं कह सकता, आप उसमें फेसबुक को भी ले सकते हैं, जी। अब्दुल्ला आपने एक पॉइंट यहाँ पे रेज किया और आपने एक यहाँ पे बात की कि जैसे इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डिफरेंट कैंपेन्स के जरिए ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि शायद पाकिस्तान जो है वो बैंक करप्ट हो जाएगा या उसके मईशत के हालात काफ़ी ख़राब हैं। बेशक इसके ऊपर कोई दो राय नहीं हो सकती, लेकिन क्या जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त अगर हम देखें जो पाकिस्तान में इंडस्ट्री का हाल है, अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें तो पिछले 5 से 6 माह के अरसे में तकरीबन 150 से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ताले लगे हैं। तो इसी के साथ साथ जो उस इंडस्ट्री से वाबस्ता जो अफराद हैं उनको भी बेरोज़गारी का सामना है। तो आप इस हवाले से फिर ये बताइए कि ये जो बेशक इसके ऊपर कैंपेन के ऊपर कोई दो राय नहीं रख सकते, लेकिन सिर्फ ये कह देना भी काफ़ी नहीं कि सिर्फ कैंपेन जो है सिर्फ एक फेक और बहुत ही गैर ज़रूरी किस्म की या मुल्क दुश्मन अनासिर के हवाले से। कुछ डिटेल्स इसमें ऐसी भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान के मईशत को दरपेश मसाइल हैं, वो उसका इशारा करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये सारा जनरलाइज तो नहीं हो सकता? राहिल, आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया है, लेकिन उसका एक मैकेनिज्म होता है। उसका मैकेनिज्म ये होता है कि जब भी बेरोजगारी बढ़ती है, इंडस्ट्रीज बंद होती है, जैसे आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हवाला दिया जी, तो ये बातें असेंबली के फ्लोर पे होती है ताकि बेल आउट पैकेज बने, उनके हवाले से मराद जारी हो, उनके हवाले से पॉलिसी बने। लेकिन जब सोशल मीडिया पे ये चीज आती है
तो उससे सिर्फ बदनामी होती है, कोई पॉलिसी नहीं बन पाती। और उसका नुकसान डायरेक्टली उन लोगों को होता है जो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, जिनका रोजगार जा रहा है, जिनकी नौकरी जा रही है। अच्छा, ये नुकसान तो एक तरफ होता है। जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे ये बात होती है तो पूरी दुनिया ये देखती है कि हाँ, ये प्रॉब्लम इंस्टीट्यूशनलाइज हो रहा है, गवर्नमेंट इस पर रोशनी डाल रही है और इकदाम कर रही है। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे मामला आता है तो उस वक्त आपकी रियासत बड़ी कमजोर नजर आती है कि भी रियासती सतह पर कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। जब रियासत के हवाले से इकदाम नहीं कर रही तो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स तो पीछे हटे जाते हैं। वो बिल्कुल हकीकत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में अभी मौजूदा दौर में बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ रही है। कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं ज़बूहाली का शिकार जरूर हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशंस होते हैं, उसके लिए इकदाम होते हैं, उसका एक सही प्लेटफॉर्म होता है। अभी सोशल मीडिया पे क्या है, गलत खबरों का बहुत रुझान है। किसी भी ब्लॉगर का दिल चाहता है, कोई भी वेबसाइट है जो लोगों ने डेवलप की नहीं है, पेजेस डेवलप की हुए हैं, वो कोई भी प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। अच्छा, जिस वक्त ये मालूम होता है कि वो प्रोपेगेंडा था, वो फेक था, वो चीज उस वक्त तक वायरल हो चुकी होती है कि जिन लोगों ने वो खबरें पढ़ी होती हैं उन तक ये बात नहीं पहुंच पाती कि इसकी तस्दीक की जाए या तरदीद की जाए। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म में माइंडसेट बन जाता है। हमने आम तौर में भी पाकिस्तान के ये देखा है कि पाकिस्तान में लोग व्हाट्सएप के हवाले से और खबरों के हवाले से बहुत ज्यादा इतना बाशऊर नहीं है। तो वो जो पढ़ते हैं उस पर यकीन कर लेते हैं और जो फर्स्ट टाइम में पढ़ते हैं वो उसी पे यकीन कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी ही ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा कैंपेन है राहिल। ठीक, लेकिन इस हवाले से मुझे एक सवाल ज़रूर आपसे करूंगा कि बेशक हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो यहाँ वो बातचीत जो कि हम इस डिटेल्स का हिस्सा बना चुके हैं, जो आपने देखा कि जैसे मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, इसके अलावा दीगर इंडस्ट्रीज़ की भी अगर बात करें तो तमाम तर जो मुल्की मईशत का दारोमदार जिस सतह पर इंडस्ट्री के ऊपर है, उसी तरह सतह पर ज़राअत के ऊपर भी है, उसी सतह पर दीगर और शोबा जात पर भी है। तो ज़राअत के हवाले से भी हमारी जो इस वक्त मुल्की सूरत हाल है, हम वीट यानी कि हम गंदम तक इंपोर्ट करने की सूरत हाल इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में। तो आप क्या समझते हैं कि वो पॉलिसी जिसका आपने जिक्र किया जो होनी चाहिए और मुनासिब प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए वो वहाँ नहीं हो रही, कौन करेगा वो? मेरा ख्याल है सिक्योरिटी कमेटी जो है उससे बेहतर है, उससे पहले एक और इजलास भी होना ज़रूरी है। जो आप क्या समझते हैं जो कि उस फ्लोर पे होना चाहिए जहाँ पे लेजिस्लेशन की जाए, पॉलिसी मेकिंग की जाए, वो तो कोई नहीं कर रहा। राहिल, आपने एक बहुत अच्छी तरफ इशारा किया है और मैं इसको इस अंदाज से बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हो या पार्लियामेंट का फ्लोर पे इजलास हो, बड़ी माजरत के साथ ये कहना पड़ रहा है जो आपने ज़राअत का शोबा बयान किया है, हमारे यहाँ ज़राअत के हवाले से ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन वही जो असेंबली में लोग बैठे हुए हैं वो खुद ही असेंबली से बाहर निकल के खुद उनकी इतनी बड़ी बड़ी माफियाज हैं, फ्लोर के हवाले से बहुत बड़ी माफिया है, गन्ने के हवाले से, शुगर केन के हवाले से बहुत सारी ऐसी ज़राअत की चीजें हैं जिसके हवाले से इतनी बड़ी बड़ी माफियाज बनी हुई हैं। अच्छा, ये बड़े टेक्निकली साउंड लोग हैं, माजरत के साथ मैं ये कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये हुकूमत पाकिस्तान के फैसले इनको पहले से मालूम होते हैं, तो ये पहले से ही अपना स्ट्रक्चर, अपने वेयर हाउसेज, अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो हुकूमत इस वक्त जितने इजलास कर ले ज़राअत के हवाले से, जब तक वो एक्शन नहीं लेती और अपने अंदर बैठे हुए स्टेक होल्डर्स को वो पाबंद नहीं करते, बाहर निकाल नहीं फेंकते, तो ताहयात ये क्राइसिस चलता रहेगा। पाकिस्तान में जरा सी भी प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो प्याज है और टमाटर है और चंद ऐसी चीजें हैं जिसपे आमतौर पे मीडिया पे बड़ा शोर रहता है कि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में प्याज के सिर्फ दो, मैं बहुत माजरत के साथ आपको ये कोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान में सिर्फ दो बहुत बड़े नाम हैं जो पाकिस्तान में प्याज का कारोबार कर सकते हैं। उनके हाथ में प्याज का पूरा कारोबार है। वो चाहते हैं तो ये 20 रुपए किलो होती है, वो ये चाहते हैं तो 80 रुपए किलो होती है, वो चाहते हैं तो ये 200 रुपए किलो हो जाती है। और ये हुकूमत में ही बैठे हुए हैं, ये सरकार में ही बैठे हुए हैं। आप किन दोषखास की बात करें जो हुकूमती अराकीन है? जी बिल्कुल, हुकूमती अराकीन है और बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। और ये मैं आपको बहुत वसूख से कह रहा हूँ, बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, ये डॉक्यूमेंट्री चीजें हैं। लेकिन क्या करें, वो बड़े बड़े ओहदों पे हैं, वो सारी माफियाज में है, हर किसी को उन्होंने खुश रखा हुआ है। तो आपको पता है कि इस मुल्क में तो जो जिसको खुश रखता है
उसके हवाले से ना खबर आती है, ना उसके हवाले से कोई चार्जशीट बनती है। ठीक। तो ज़राअत के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले से बिल्कुल ठीक था, बेरोजगारी हो रही है। लेकिन ये जो ज़राअत का मामला है, ये आर्टिफिशियल क्राइसिस है। लेकिन आप जो माजरत के साथ, जमाल माजरत के साथ आपने जो आटे का क्राइसिस सस्टेन कर रहा है, आपने जो अभी बात की कि आटे का बहरान जो है और वो ये इस वक्त जो सूरत हाल है, वो आपने कहा कि वो एक मसनूई तौर पर पैदा करता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आटे का बहरान एक मसनूई बहरान है। उसकी मैं आपको तफसील ये बता देता हूँ कि पिछले 1 महीने के अंदर मैं सूबा सिंध के हवाले से अगर आपसे बात करूं, सूबा सिंध के हवाले से 4-4 हजार टन, 11-11 हजार टन के वेयर हाउसेज पकड़े गए, जिसमें से गंदुम बरामद की है। उन वेयर हाउसेज में उन्होंने गंदुम जमा करके रख ली थी। अच्छा, वो गंदुम के वेयर हाउसेज किसके थे? वो सारे हमारे बहुत ही बाइज्जत बावकार पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो इस वक्त सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। जब नेशनल असेंबली में बैठने वाले, सिंध असेंबली में बैठने वाले आटे का बहरान पैदा करेंगे, तो आप ये सोचिए ना, पॉलिसी कैसे बनेगी, फिर आप ये सोचिए स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेना जिस तरह पहले जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी हुआ, जिस तरह आपने बात की, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब के साथ पहुंच चुके हैं कि ये जिनसे फरियाद करेंगे, इन्हें क्या मालूम कि वही तो इनके असर कसूरवार है, वही तो असल लोग हैं जिनकी वजह से क्राइसिस की तरफ हमें धकेला जा रहा है। वो बात आपकी दुरुस्त है, बिल्कुल। आपने बात जो की उसमें शुगर माफिया के हवाले से जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, जैसे कि गुज़िश्ता हुकूमत में, और फिर हमने देखा कि उनको उनसे अलहदगी जो है वो मजबूरी बन गई खान साहब की, और उन पे डिपेंडेंसी भी खत्म हुई। तो इसी तरह जो है बाकी दीगर जो ये माफियाज हैं, इनको भी अगर हम हाईलाइट करें, अगर आप हमारे तवज्जुह से अपने नाजरीन को भी बता सकें और हम ये आवाज़ आगे तक पहुंचाएं, उन ऐवानों तक, उनके नाम लेकर डिक्लेयर करके उनके खिलाफ जो है बाकायदा ये कैंपेन चलाएं सोशल मीडिया पे, आप क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें एक बड़ा राहिल, एक बड़ी टेक्निकल बात है। इसमें टेक्निकल बात यह है कि जब मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये लोग स्ट्रेटेजिकली बड़े साउंड हैं, ये करते क्या है, जहां पर ये फंसने वाले होते हैं ना, उससे पहले ही एक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ले लेते हैं। अच्छा, वो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है? हमें हैरत इस बात की होती है कि पाकिस्तान में पानी हो, ट्रैफिक हो, बिजली हो, गैस के हवाले से तो कानून साजी नहीं होती, लेकिन जब हम शुगर माफिया पे और आटा माफिया पे बात करेंगे तो इनकी लेजिस्लेशन बड़ी स्ट्रांग हुई है, इनकी कानून साजी बड़ी स्ट्रांग हुई है। ये कोई ऐसा लूप होल नहीं छोड़े जिसकी वजह से कानूनी गिरफ्त में आ सके। अच्छा, कानून बनता पार्लियामेंट में, या तो सूबाई असेंबली में बनेगा, सूबाई असेंबली में नहीं बनेगा तो कौमी असेंबली में बनेगा, कौमी असेंबली से ऊपर फिर सेनेट में जाएगा। अच्छा, अदालत को और पुलिस को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तो उस कानून को फॉलो करना है। अब जाहिर सी बात है, जो उसका क्राइसिस पैदा कर रहे हैं वो कानून बनवाने वाले भी हैं। हाँ, लेकिन एक बात हो सकती है, अगर कोई बहुत मुसद्दिका या बहुत अथॉरिटी के साथ, चूंकि यहाँ पर जरा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ना कैंपेन्स मलाइन हो जाती हैं कि इन केस अगर खुदा ना खास्ता किसी शख्स का सियासी जमात से ताल्लुक है, ठीक है, और वो दूसरी सियासी जमात के हवाले से सच बात नहीं करेगा, तो यहाँ पर उस पर टैग लग जाता है। यहाँ पर कोई सहाफी है, खुदा ना खास्ता अगर वो नाम लेता है शुगर माफिया के, आटा माफिया के, पहली बात तो ये, तो सहाफी का जीना महाल हो जाएगा, उसका जिंदा रहना महाल हो जाएगा। चले वो सोशल मीडिया पे आ भी जाता है। आपने बात थी कि उनको काफी बैशिंग का सामना करना पड़ता है, उनको सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया जाता है, और इसके साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ को भी जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा ट्रेंड बन गया है हमारे मीडिया के हवाले से, हमारे मीडिया पर्सोनल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसका शिकार रिसेंटली जो है हुए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अभी भी ये सोशल मीडिया अनासिर जिनका यहाँ पे जिक्र किया, जो हम बात कर रहे हैं उन सोशल मीडिया अनासिर के हवाले से, जिसके ऊपर नेशनल एक्शन कमेटी जो है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आपका सवाल ये है कि जो भी इनके खिलाफ बात करता है उस पर सोशल मीडिया पे कैंपेन चल जाती है उसके खिलाफ। मैं तो बिल्कुल आपने जो बात की एग्जैक्टली उसी तरफ इशारा था कि जो खिलाफ बात करे वो भी तो कैंपेन चलती है, उसको भी तो रोकना चाहिए। अच्छा, ये जो है ना राही, ये बहुत सेंसिटिव और बहुत अच्छी बात आपने कही है कि मैं आपको एक बड़ी मोहतात अंदाजे से बताता हूँ, पाकिस्तान के जितने बड़े सहाफी हैं, पाकिस्तान के जितने सच बोलने वाले लोग हैं, मैं बहुत आपको अथॉरिटी के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने अपनी फैमिलीज को छुपाना शुरू कर दिया है। उन्होंने शादियों में, उन्होंने जगहों पर जाके तस्वीरें लेना बंद कर दी हैं। उनको मालूम है कि कल अगर वो सच बोलते हैं, किसी के खिलाफ बात करते हैं, तो सबसे पहले उनकी फैमिलीज की तस्वीरें आएंगी।
जी। और यहाँ तो इल्जाम लगाना, यहाँ पर घटिया हरकतों पे उतर आना, कैरेक्टर असैसिनेशन पे उतर आना इतना आसान काम है। और उसके बाद इसका एक हल है कि अगर इनके आपने कोई लूज बॉल भी दे दी तो उसके बाद आप क्या करें, एक माफी का मैसेज सोशल मीडिया पे चला दे और बरियोस जमा हो जाए। यहाँ पर लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ राहील, कि पाकिस्तान में चाहे सहाफी हो, चाहे जज हो, चाहे फौजी हो, कोई भी शरीफ आदमी, उसका सबसे बड़ा असासा उसकी इज्जत है। अच्छा, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया ने एक ऐसा इतना खतरनाक ट्रेंड स्टार्ट किया है कि जो सच्चे लोग भी हैं, असल सहाफती उसूलों पर यकीन भी रखते हैं, सच के लिए काम करना भी जानते हैं, वो ये सोच के पीछे अड़े आते हैं कि भाई हमसे नहीं, हमसे वाबस्ता लोगों की जो कैरेक्टर असैसिनेशन होगी उसको फेस कैसे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो झूठ चलता है और सोशल मीडिया पे झूठ सुन के लोग उस पर यकीन भी करते हैं। तो ठीक, अब्दुल्ला, यहाँ पे आखिर में, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हो रहा है, लास्टली अगर आप किसी के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं गलत, ठीक, तो उसके खिलाफ सबसे सख्त सजा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अभी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का आखिरी लम्हात चल रहे हैं, मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूंगा कि क्या सोशल मीडिया अनासिर जिसकी तरफ इशारा है इस मीटिंग की जो मंदरजात के हवाले से जो एक इशारा एक इंडिकेट किया गया कि इन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब मुल्क की मईशत को नुकसान या उसको निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो जो इंडिकेटर्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है कि मईशत का दारो मदार किस चीज़ पे है। वो आप क्या समझते हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जो बैशिंग हो रही है या वो अनासिर जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं वो तो नहीं है, असल इंडिकेटर्स क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो भी तो डिस्कस करने ज़रूरी है। अच्छा राहील, इसमें मैं अपनी एक जाती राय रखता हूं कि हुकूमत अगर सोशल मीडिया के बजाय ये सोचती कि जो लोग अनएम्प्लॉयड हुए, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, जो आपकी मिल्स बंद हो रही हैं, उन लोगों के लिए क्या किया जाए तो शायद ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन चूंकि अब सियासत में होता यही है कि बस हमारी मुखालफत ना हो, हमारे खिलाफ कैंपेन ना चले, इसलिए उस चीज पर रोशनी डाली जाए कि हमारी इज्जत महफूज रहे। बिल्कुल ठीक। इस हुकूमत ने भी हमेशा की तरह वही ट्रेंड अपनाया है कि हम सिर्फ उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जो हमारी हुकूमत के खिलाफ है। ठीक, थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम को पहुंचता है। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क की सालमियत को जो खतरात हैं, वो चाहे अफगान बॉर्डर के साथ पाकिस्तान का इलाका हो, चाहे वो दीगर और इलाके हों जहाँ पे पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी के हवाले से शदीद खदशात और ख़तरात का शिकार है, उस हवाले से जो एक अहम इजलास है उसका आज वो मुनक़िद किया गया। उसके कुछ मंदरजात हैं जिनमें से एक अहम पहलू ये था कि मुल्क की मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स या अनासिर के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से हमने बात की, हमने कोशिश की कि हम उसको डिटेल में डिस्कस करें। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद और जो जिस तरह ये इसके और अहम मंदरजात आते रहें, हम मज़ीद को आपके साथ शेयर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।